कि एक बच्ची को मामा और मामी ने ही, अभी कुछ दिन पहले की बात है, जी। भूत बबूत टोने टोटके के चक्कर में उसको ले जा करके उसकी हत्या कर दी। तो खून तो खौलता है। जी। बच्चों को बच्चे की नजर से देखिए। हम्म। अगर बच्चों के साथ हम ही गलत करेंगे तो फिर हम क्या संदेश देंगे। ये मामले इतने भयावह थे और कहीं न कहीं से ये बहुत बड़ी, कहिए एक जुल्म था, जोर थी, जबरदस्ती थी परिवार के साथ कि रातों रात उसकी लाश को जलाया गया। हम्म। ये एक नेता का बेटा नेता हो रहा है, हम्म। तो पैमाना योग्यता का होना चाहिए। हम्म। जरूरी नहीं कि जज का बेटा जज बना तो वो अयोग्य होगा। हम्म। उसी तरह एक राजनेता, हम्म। जरूरी नहीं कि उसका बेटा योग्य हो और वो राजनेता बने। जी। और आज की भी तारीख में जनता से डायरेक्ट जुड़ने वाले दल क्षेत्रीय दल ही है। जी। राष्ट्रीय दल अभी भी जनता से डायरेक्ट नहीं जुड़ा है। कहीं वकील मेरे हिसाब से दो तरह के हैं। एक वकील ऐसे हैं कि भाई आप अपने यहाँ चैम्बर में बैठे हैं, लोग आ रहे हैं, उनका आपने शुल्क लिया, अपने केस लाया, उनको आर्डर दिलाया। जी। मैं थोड़ा सा दूसरे हिसाब से हूँ कि मुझे लगता है अगर किसी के साथ कोई समस्या है जी। तो मैं स्वयं से भी पहल करता हूँ उन चीजों पे। नमस्कार, जोहार। मैं विवेक कुमार। आज हमारे साथ जो शख्सियत मौजूद हैं, ये किसी पहचान के मोहताज नहीं है। वकालत में एक ऐसा नाम है, एक ऐसा नाम जिसे जनता न्याय के प्रतीक के रूप में देखती है। जब न्याय की आस जनता खो चुकी होती है, पीड़ित खो चुका होता है, तो उसे केवल और केवल एक नाम याद आता है, अरुण यादव चंचल। कहीं ना कहीं उनका विश्वास है, भरोसा है कि यदि कहीं से भी न्याय नहीं मिलेगा तो न्याय के लिए अरुण चंचल का यदि दरवाजा खटखटाएंगे तो यकीनन न्याय मिलेगा। बातचीत करेंगे, जानेंगे, तमाम विषयों पे बातचीत होगी। सबसे पहले तो स्वागत है सर आपका। बहुत बहुत धन्यवाद विवेक जी, हमारे माध्यम से आपके चैनल को, आपको बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। सर, उत्तर प्रदेश में फिलहाल बात की जाए, क्योंकि आप इलाहाबाद हाई कोर्ट के वकील हैं। उत्तर प्रदेश में बात की जाए, कहीं भी कोई अन्याय की घटना होती है, चाहे वो शासन प्रशासन की तरफ से हो, चाहे दबंग लोगों की तरफ से हो, जब भी कुछ होता है वहां पे आपका नाम जरूर आता है। पीड़ित के साथ हमेशा खड़े रहते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि वकील तो तमाम हैं, तमाम बड़े बड़े नाम हैं, लेकिन वो लोग आखिर खड़े क्यों नहीं होते? कहीं न कहीं वो हमको अपनी परेशानी के नजदीक पाते हैं, उसी से जुड़ा हुआ मानते हैं। कभी हम पहल करते हैं, कभी उनकी पहल होती है। शुरुआत में हमने पहल की, अब उनकी तरफ से पहल होती है। कहीं न कहीं से मेरा नंबर लेके मेरे पास आना, आ करके चीजों को जो है हमारे सामने रखना, जी। प्रयास रहता है कि उनकी परेशानी को दूर कर सकें। अभी तक सफल भी हैं, जितनी अधिकतम कोशिश होती है करते हैं। तो यही है, एक जनता का विश्वास है। कहीं न कहीं उनको लगता है कि शायद हम उनके साथ कुछ न्याय कर पाएंगे, इसलिए लोग आते हैं। सर, यादव हैं, उत्तर प्रदेश में हमेशा एक आरोप लगता रहा है कि यादव जातिवादी होते हैं, यादव केवल यादवों का केस लड़ते हैं। क्या आप केवल यादवों का केस लड़ते हैं? न न, अभी आपने सुना होगा बमुश्किल 10 से 12 दिन पहले गोरखपुर में एक शिवधनी निषाद की हत्या हुई थी। जी। और शिवधनी निषाद की हत्या में उनकी पत्नी को भी गोलियां लगी है। जी। और वो हॉस्पिटल में जीवन और मौत के बीच है। उस परिवार से मेरा संपर्क हुआ, स्वर्गीय शिवधनी जी के बेटों से हमारी बात हुई। तो ऐसा नहीं है, अब जो मौके पर आ गया, जिनके साथ इस समय शोषण चल रहा है, जो भी है पीड़ित पक्ष, वो जरूरी नहीं है कि वो यादव हो, निषाद हो, ब्राह्मण हो, ठाकुर हो, कुछ भी हो। जिसके साथ अगर ऐसा कुछ है और हमारे पास पहुंचा तो हम प्रयास करते हैं कि उसका सहयोग हम अपनी तरफ से कर सकें। अच्छा, सर, बच्चियों पे जो शोषण की घटनाएं हैं, दुष्कर्म की घटनाएं हैं, वो लगातार थमने का नाम नहीं ले रही हैं। एक के बाद एक घटना है। अभी हमने कुछ दिन पहले देखा था, एक मामला था जो चर्चा का विषय सुर्खियों में था। शर्मनाक घटना थी इस देश के लिए। आरजी कर मेडिकल कॉलेज की घटना थी। एक महिला नर्स के साथ दुष्कर्म की घटना होती है। और हाल ही में अभी ये जानकारी मिली है न्यूज के माध्यम से कि जो दोषी थे, जो अपराधी थे, उनको बेल दे दी गई है। इसे एक वकील के तौर पे आप कैसे देखते हैं? देखिए, बेल का मुद्दा, बेल मिलना न मिलना, ये दोनों अलग चीजें हैं। घटना एक तो बहुत ही दर्दनाक थी, बड़ी भयावह थी। उसमें
वो पक्ष हो सकता है छूट गए हों जिन पक्षों को प्रस्तुत करना था, जिसके कारण से जिन्हें दोषी कहा जा रहा है उनको बेल मिल गई हो। तो बेल में एक तरफ अपोज करने वाले वकील हैं, एक तरफ आरोपी के पक्ष के वकील हैं। साक्ष्य सबूत के आधार पर ही कोर्ट फैसला लेती है। तो उसमें ये कहना कि कैसे बेल मिली, ये उस समय मौके की बहस और साक्ष्य सबूत के आधार पर निर्भर है। उसके लिए न हम कोर्ट न किसी पर प्रश्न चिन्ह नहीं उठा सकते, क्योंकि वो जो चीजें परोसी गई, जो चीजें प्रस्तुत की गई, कागजी दस्तावेज, उसी के आधार पर बेल की होना और ना होना दोनों निश्चित होता है। अच्छा सर, ये जो बच्चियों के साथ लगातार दुष्कर्म की घटनाएं होती हैं, आप वकील भी हैं, आप लगातार लड़ाई लड़ते भी रहते हैं, तमाम मामले रहे हों, चाहे वो गाजीपुर 2.5 साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म का मामला रहा हो, चाहे वो गोरखपुर में लगभग 6-7 साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म का मामला रहा हो, तमाम जगहों पे आप खड़े रहे हैं। तो क्या सर ऐसी घटनाएं यूं ही होती रहेंगी, या फिर आपको मान लीजिए अगर मौका दिया जाए, आपको कह दिया जाए, पावर दे दी जाए कि आप इन घटनाओं को रोकिए, अंकुश लगाइए, तो आप क्या कुछ करेंगे, कैसे रोकने का प्रयास करेंगे? सबसे पहले तो ये मानसिक जो विकृत लोग हैं उनको एक छोटी बच्चियों में पता नहीं क्या दिखता है कि वो एक कुशीनगर में घटना हुई थी, बच्ची का नाम नहीं लिया जा सकता, नाबालिग है जी, मतलब थी, जीवित नहीं है। जी, उसके साथ 4 लोगों ने रेप किया। रेप करने के बाद वो कुछ बोले, इसके पहले उसके मुंह में जहर डाल दिया गया। जी, उस मामले की जानकारी हुई, परिवार के लगातार हम संपर्क में रहे, जो भी सहयोग था करते गए। बाद में बच्ची गोरखपुर मेडिकल कॉलेज में, बीआरडी मेडिकल कॉलेज में जी, मर गई। जी, अभी उसकी माताजी भी आई थी, बेल अपोज हमें ही करना है उसमें, जी, परिवार की तरफ से हम ही हैं। जी, वो 13-14 साल की बच्ची में क्या उससे दिख गया? जी, एक छोटी सी बच्ची है। हम लोग एक उम्र अवस्था हो गई, जो छोटे बच्चे हैं उनको बच्चा ही माना जाएगा, लेकिन ये समाज तभी सुधरेगा जब उसको एक संदेश दिया जाए। इन चीजों से बचना होगा। जी, ये चीजें जो बच्चों पे नजर डाल रही है, जी, ये कहीं ना कहीं इसमें शिक्षा दोषी है। जी, एक विश्वास टूटता है। कभी कभी आप सुने होंगे कि कुछ अपने ही लोग हैं। जी, एक घटना अभी यहाँ जहां तक याद आ रहा है देवरिया में घटी थी जी, कि एक बच्ची को मामा और मामी ने ही, अभी कुछ दिन पहले की बात है, जी, भूत बभूत टोने टोटके के चक्कर में उसको ले जा करके उसकी हत्या कर दी। जी, तो ये चीजें, अब परिवार भी अगर उसमें शामिल है तो कैसे बचाएगा कोई किसी को? बहरहाल इसके लिए सबसे बढ़िया उपचार यही है कि एक फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाए, जी, एक समय निर्धारित करें, 6 महीने, 4 महीने, साल भर, एक निश्चित समय हो। उतने समय के अंदर जो अगर वो दोषी है तो उसकी तत्काल जो है सजा हो और उसे जेल भेजा जाए, या जो भी सजा है उसको मिले वो दी जाए। यही एक उपचार है इसका। क्या सर खून नहीं खौलता है आपका जब ऐसी घटनाएं आप देखते हैं, सुनते हैं, नजर में आ जाती है? बिल्कुल खून खौलेगा भाई। बच्चे हैं, मेरे मेरे भी परिवार में भतीजियां हैं, मेरा लड़का है। जी, अब उनके साथ कोई भी चीज घटित होगी तो मैं या मेरा परिवार सबका खून खौलेगा। वो बच्चे भी जो आज नहीं है वो भी हमारे ही परिवार थे, तो खून तो खौलता है। जी, समस्या ये है कि जितना सहयोग हम कर सकते हैं, पहुंच करके करना, मिल करके करना, वो हम करते हैं। कोशिश अपनी पूरी करते हैं कि उसमें सफल हों। बाकी कहीं ना कहीं समाज के लोग भी, जो सामाजिक लोग हैं, राजनीतिक लोग हैं, वो भी पहल करें समाज में। आप लोग हैं, अपने चैनल के माध्यम, अन्य माध्यमों से चीजों को आगे प्रसारित करें। आपको याद होगा कि पोलियो का अभियान चला करता था। जी, बचपन में छोटे थे हम लोग तो टीवी पर, दूरदर्शन में पोलियो के अभियान के बहाने सरकार उस समय पोलियो मुक्त करने के प्रयास में थी, जी, या सर्व शिक्षा अभियान आया था। जी, वो छोटे छोटे बच्चों को रट गया था, वो टीवी में देखते। जी, ऐसा ही कुछ हो, संदेश लगातार जाए जी, अन्य माध्यमों से, कि लोगों को ये समझ में आए कि कौन सी चीजें गलत हैं, कौन सी चीजें सही हैं। बच्चों को बच्चों को बच्चे की नजर से देखिए, उनको यही अपना भविष्य है, सबसे युवा आबादी हमारी है। अगर बच्चों के साथ हम ही गलत करेंगे तो फिर हम क्या संदेश देंगे? आज स्थिति ये हो गई है, किसी दूसरे के बच्चे को आप 2 मिनट गोद में नहीं ले सकते हैं। जी, उसे भी डर है, आपके अंदर भी डर है कि अगर हम लेते हैं कहीं कोई बात ना हो जाए। जी, तो ये तभी संभव है जब लोग बच्चों को बच्चों की तरह देखें,
उनके साथ कुछ गलत ना करें। अच्छा सर, ये तो हो गई खैर उन आरोपियों की बात, दुष्कर्मियों की बात। पर क्या हो जब रक्षक ही भक्षक बन जाए? क्योंकि ऐसे भी तमाम मामले रहे हैं। एक चंदौली के निशा यादव का मामला रहा हो जिसमें पुलिस वाले आरोपी थे, या फिर हाथरस के मनीषा वाल्मीकि का मामला रहा हो जिसमें रात के अंधेरे में सुनसान में पुलिस लाश को जलाती हुई मिलती है। इसे आप कैसे देखते हैं? निश्चित रूप से, चाहे चंदौली का निशा केस तो मैंने ही किया है, जी हाथरस वाला वो जो बिटिया का मामला था लड़की का, जी ये मामले इतने भयावह थे और कहीं न कहीं से ये बहुत बड़ी, कहिए एक जुल्म था, जोर थी, जबरदस्ती थी परिवार के साथ कि रातों रात उसकी लाश को जलाया गया। जी और इन चीजों पे हमारा यही कहना है कि ये कहीं न कहीं से जब जिनको हमारी रक्षा करनी है, अगर वो इसमें शामिल होंगे तो फिर विश्वास कहाँ रह जाएगा। पुलिस को अपनी कार्यशैली बदलनी चाहिए, पुलिस को लोगों के बीच विश्वास जगाना चाहिए। पुलिस है, ये लोगों को ये लग रहा चाहिए पुलिस है तो हम सुरक्षित हैं। जैसे बॉर्डर पे हमारे सेना के जवान हैं तो एक विश्वास जमा है कि वो वहां खड़े हैं तो हम सुरक्षित हैं। ये चीज पुलिस के साथ भी होनी चाहिए और पुलिस के ऊपरी स्तर से इस पे एक सख्ती होनी चाहिए कि इस तरह से अगर कोई आवे तो उसके ऊपर कोई न कोई तत्काल कार्रवाई की जाए। अच्छा, पॉलिटिकल पे आते हैं, थोड़ा सा पॉलिटिकल हो जाते हैं क्योंकि हर एक चीज में पॉलिटिक्स घुसी हुई है। तो पॉलिटिक्स के नजरिए से यदि इन सभी चीजों को देखा जाए जी तो नेताओं पे आप क्या कहेंगे? नेताओं, क्योंकि नेताओं का कोई रिएक्शन नहीं रहता है कहीं ना कहीं। खैर, पक्ष की तो बात छोड़ दीजिए, सत्ता दल की बात ही छोड़ दीजिए, विपक्ष का भी कोई खास प्रभाव रहता नहीं है। आंदोलन होने चाहिए, धरने होने चाहिए, सवाल होने चाहिए, लोकसभा में, विधानसभा में सवाल खड़े होने चाहिए, लेकिन वो भी कहीं ना कहीं सवालों से कन्नी काटते हुए दिखते देखिए, कहीं न कहीं से इसका कारण ये है कि कुछ गिने चुने लोग देश या प्रदेश में राजनीति में जो एक मुख्य धारा में आए हैं, ये खत्म होना चाहिए। अगर हम मांग कर रहे हैं कोर्टों में कि जज का बेटा जज अगर कह रहा है तो ये चीजें तो राजनीति में भी है। हैं। ये एक नेता का बेटा नेता हो रहा है तो पैमाना योग्यता का होना चाहिए। जरूरी नहीं कि जज का बेटा जज बना तो वो अयोग्य होगा। उसी तरह एक राजनेता, जरूरी नहीं कि उसका बेटा योग्य हो और राजनेता बने। अच्छा, दूसरी चीज क्या है कि आप इतना बड़ा धन बल का चुनाव हो गया है, करोड़ों रुपए एक चुनाव में फूकते हैं लोग, तो प्रयास तो यही है कि वो पैसा कितनी जल्दी हम रिकवर करें और अगले चुनाव के लिए बनाएं। तो इसके नाते कहीं न कहीं से वो अपनी जो जिम्मेदारी है समाज के प्रति, अपनी विधानसभा, अपनी लोकसभा के प्रति, उससे जी चुराने का काम करते हैं। अच्छा, आप इतने मजबूत लोगों के खिलाफ मुखर होके बोलते हैं, लड़ाई लड़ते हैं कोर्ट के माध्यम से, धमकी वगैरह कभी मिली है किसी से? धमकी जरूर कहीं न कहीं कुछ लोगों का सुनने में हमें आया कि कुछ लोगों ने कुछ मुकदमों में हमको कहा था, लेकिन उससे फर्क इसलिए नहीं पड़ता है कि धमकी देना उनका काम है, हमारा काम है आगे बढ़ते रहना। डर नहीं लगता? अब डर किस लिए लगेगा? डर कतई नहीं लगता है और ना आगे भी लगेगा। जब तक साहस है भाई, हम अपना सहयोग करेंगे। कहीं कुछ घटना हो जाए, आपके साथ जा रहे हो, तमाम इतना लोगों का प्रेम है, स्नेह है, आशीर्वाद है कि कभी कुछ भी नहीं होगा। अच्छा अच्छा, अभी एक बिल आया था संसद में, वन नेशन वन इलेक्शन, इस पर आपका क्या स्टैंड है? ये देखिए, वन नेशन वन इलेक्शन जो है, ये पहले भी 1951 से 1967 तक एक साथ ही चुनाव होते थे। 67 के बाद ये चुनाव होने बंद हो गए। इसमें कहीं न कहीं सरकार का उद्देश्य है कि खर्चे में कटौती हो, लेकिन इसका नुकसान ये है कि जो भारतीय राजनीति में जो क्षेत्रीय दलों का बहुत सी जगह उत्तर प्रदेश में भी मुख्य विपक्षी दल समाजवादी है, तो क्षेत्रीय दलों का अस्तित्व खतरे में आ जाएगा। और आज की भी तारीख में जनता से डायरेक्ट जुड़ने वाले दल क्षेत्रीय दल ही है। राष्ट्रीय दल अभी भी जनता से डायरेक्ट नहीं जुड़ा है। कहीं ना कहीं आपका कहना है कि लोकल मुद्दे दम तोड़ देंगे? निश्चित रूप से लोकल मुद्दे तो पूरी तरह से खत्म हो जाएंगे। लोकल मुद्दों जब छोटी पार्टियां खत्म होंगी तो लोकल मुद्दे खत्म हो जाएंगे। रही बात, संभव नहीं है भारतीय परिवेश में वन नेशन वन इलेक्शन। ये एक पता चले कि आज
भारतीय जनता पार्टी की सरकार है तो लगातार उनकी चलेगी, कल कांग्रेस की है तो लगातार उनकी चलेगी। ये चीजें हमेशा सत्ता में परिवर्तन होते रहना चाहिए, तभी डेवलपमेंट होगा। तो इस नाते वन नेशन इलेक्शन हमारे मतानुसार हम इसको बहुत बढ़िया नहीं मानते हैं। एक वकील के तौर पे आप कह रहे हैं कि वन नेशन वन इलेक्शन देश के लिए सही नहीं है। कमियां बहुत ज्यादा है ना, थोड़ी बहुत कमी तो हम लोग स्वीकार कर रहे हैं, लेकिन कमियां इसमें बहुत कुछ है। जब मान लीजिए अभी हम लोकसभा का इलेक्शन करा रहे हैं, साथ में विधानसभा का इलेक्शन करा रहे हैं। लोकसभा के मुद्दे अलग होते हैं, विधानसभा के मुद्दे अलग। विधानसभा में क्षेत्रीय समस्याएं बहुत ज्यादा होती हैं। अब पता चले हमारे विधानसभा की समस्याओं का निराकरण ही ना हो, सब कुछ गवर्न दिल्ली से हो, पता चले एक सरकार जो केंद्र में बैठी वही प्रदेश में बैठे, तो उस इलेक्शन में क्या मतलब होगा? हमारी बुनियादी समस्या खत्म ही नहीं होगी। ये हमारा व्यू इसलिए है कि हमें लगता है कि ये कुछ कमियां हैं, या तो इसके लिए अगर ये बिल लाना है, आज आया भी है हमारे हिसाब से, हमने कायदे से न्यूज अभी नहीं देखी, 267 मत शायद मिले हैं, 269 मिले हैं, 362 या कुछ ऐसे मत मिलने चाहिए थे, तो वो बिल पास तो हुआ नहीं। तो इतना आसान भी नहीं वो बिल पास होना, क्योंकि पहले की सरकार और इस बार की केंद्र सरकार में बड़ा अंतर है। पहले जितना एक तरफा जो है उन्हें सीटें मिली थी, इस बार उतनी सीटें कम हुई हैं, तो ये दिक्कत है उनके। सर जहां तक मैं जानता हूं सर, आप एक वकील हैं और आपकी जो जन्मभूमि रही है वो गाजीपुर जनपद रही है, लेकिन कर्म भूमि आपकी इलाहाबाद हाई कोर्ट है, जहां से आपने वकालत की शुरुआत की। मैंने देखा था बीच में आपका सोशल मीडिया हैंडल, उस पर आपने गाजीपुर की समस्याओं से जुड़ा कुछ मामला, कुछ मुद्दा उठाया था विकास को लेकर के, जहां गंगा नदी पे पुल का मामला था, गाजीपुर में विश्वविद्यालय की मांग का मामला था, उसके लिए आपने पत्र भी लिखा था, शिक्षा मंत्री को लिखा था, सड़क एवं परिवहन मंत्री को लिखा था। इसका क्या उद्देश्य था? क्योंकि आप तो एक वकील हैं और साथ ही साथ ये तमाम चीजें, क्योंकि कहीं ना कहीं ये पॉलिटिकल सी दिखती हैं। होता क्या है कि जैसे वकील मेरे हिसाब से दो तरह के हैं। एक वकील ऐसे हैं कि भाई आप अपने यहाँ चेंबर में बैठे हैं, लोग आ रहे हैं, उनका आपने शुल्क लिया, आपने केस लड़ा, उनको ऑर्डर दिलाया। मैं थोड़ा सा दूसरे हिसाब से हूँ कि मुझे लगता है अगर किसी के साथ कोई समस्या है तो मैं स्वयं से भी पहल करता हूँ उन चीजों पे। तो चूंकि मेरा गांव है, वहाँ मेरा जन्म भी हुआ है, तो वहाँ आज भी हम देखते हैं कि जिस क्षेत्र की आप बात कर रहे हैं, वहाँ एक पुल है जो गाजीपुर से चोचकपुर, गाजीपुर को चंदौली से जोड़ता है, और साल में हमें लगता है 5 से 6 महीने बंद रहता है, क्योंकि जब बाढ़ आएगी, पीपे का पुल है। और हमारे यहाँ वहाँ जितने भी जनप्रतिनिधि हैं, पुल और यूनिवर्सिटी गाजीपुर की सबसे बुनियादी मांग है। लड़के किसी बहाने से गाजीपुर शहर तो चले जा रहे हैं, आवागमन की भी समस्या है, सरकारी अस्पतालों की समस्या है, उसके अलावा पुल की समस्या है। जिस बेल्ट में वो चंदौली का जो कोना है, उस बेल्ट से चंदौली जिला मुख्यालय की दूरी मेरे अनुमान से करीब 70 किलोमीटर है। अगर बुनियादी तौर पे उन्हें, और उस पुल के बनने से मात्र 20 किलोमीटर पे हमारा गाजीपुर जिला मुख्यालय पड़ेगा। तो चंदौली में अगर कोई प्रसव पीड़िता भी है तो वो रात बिरात, या किसी की तबीयत खराब है तो रात बिरात 70 किलोमीटर न जाकर के 20 किलोमीटर इधर आ जाए। कुछ बॉर्डर की जगहों में अभाव होता है, जैसे बच्चियों की पढ़ाई का। अगर एक यूनिवर्सिटी खोली है, अब भाई चंदौली में तो कोई यूनिवर्सिटी है नहीं, बीएचयू है, वो उतनी ही दूर है। चंदौली में खुले तो 20 किलोमीटर दूर है, बच्चों का जो है एक उज्जवल भविष्य बनाने का जो सपना है वो पूरा कर सकते हैं। तो इससे तो कहीं ना कहीं लगता है कि आपका जो झुकाव है वो राजनीति की तरफ है, तो क्या आप पॉलिटिक्स में एंट्री मारेंगे इसके माध्यम से? देखिए, हर व्यक्ति कहीं ना कहीं से राजनीति से जुड़ा है। राजनीति का मतलब ये है कि हम अपनी बुनियादी चीजों की अगर मांग करें, अगर वो राजनीति है तो फिर तो हर चीज राजनीति है। रोटी कपड़ा मकान पे आज भी चुनाव हो रहा है, अभी दिल्ली इलेक्शन हो रहा है, उसमें इसी चीज की मांग है। उसको अगर मैं मांग कर लूं उस मांग को, तो मैं राजनीतिक हो जाऊंगा। नेता उसी को मंच से कह रहा है कि नहीं, रोटी कपड़ा और मकान हम आपको उपलब्ध कराएंगे, वो राजनीतिक नहीं हो रहा है। तो अगर हमारी कोई बुनियादी जरूरत, हम घर में अपने गार्जियन से ही चीजें मांगते हैं, तो अगर गाजीपुर में 7 विधानसभा सीटें हैं, 7 विधानसभा से 7 विधायक चुने गए हैं, सांसद भी गाजीपुर से हैं, वो हमारे गार्जियन स्वरूप हैं। अगर उन लोगों से हम कोई मांग करते हैं और वो चीजें अगर नहीं पूरी होती है तो एक मन में बुरा तो लगेगा ही ना।
कि भाई कभी आपको जाना है, कभी भाई मेरा भी वहाँ बहुत बड़ा परिवार रहता है, जी घर में लड़के हैं लड़कियां हैं, सहूलियत उनको भी मिलेगी, सिर्फ मेरे ही घर को नहीं मिलेगी, उस पूरे जनपद को मिलेगी। बहुत बहुत धन्यवाद सर हमसे बातचीत करने के लिए। बातचीत हमने की, तमाम मुद्दों पे बातचीत हुई, वकालत से जुड़ा, राजनीति से जुड़ा मुद्दा, खास करके वो मुद्दा वन नेशन वन इलेक्शन, और बच्चियों पे बढ़ रहे लगातार आपराधिक घटनाएं, बच्चियों का शोषण, वो तमाम चीजें हैं। इसके बारे में वकील क्या नजरिया रखते हैं, किस तरह से सोचते हैं, उस पर बातचीत हुई। बाकी आप क्या सोचते हैं या आपके कोई सवाल होंगे जरूर पूछिएगा, हम जवाब देने की पूरी कोशिश करेंगे। आप क्या सोचते हैं वो भी कमेंट्स के माध्यम से बताइएगा। मिलते हैं जल्द ही अगली वीडियो के माध्यम से, तब तक के लिए नमस्कार, जोहार।